बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है वफादार नीलू। तो बच्चों, इसमें नीलू के बारे में बताया गया है कि वो कितनी वफादार थी। तो आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं और जानते हैं कि नीलू कौन थी। लेखिका महादेवी वर्मा ने इस अध्याय में नीलू की मां लूसी से जुड़े अपने अनुभवों को तथा नीलू की सहृदयता, समझदारी तथा विवेकशीलता की अत्यंत सजग, सरल तथा सजीव रूप से चित्रित किया है। जीव मात्र के प्रति दया की भावना का विकास करना ही इस अध्याय का मूल उद्देश्य है। तो बच्चों, आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। बच्चों, अपूर्ण यानी कि अधूरी। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरणी के समान वेगवती, यानी कि उसकी माँ की जो चाल थी कैसी थी? हिरण के समान वेगवती, यानी कि इतनी ज्यादा स्पीड थी। सांचे में ढली हुई देह, देह यानी कि उसका शरीर जैसे किसी सांचे में ढाला गया हो, जिस पर काला आभास, आभास यानी कि ऐसा महसूस होता हो, ऐसा हमें लगता हो कि आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग, सजग यानी कि सजग खड़े कान, जो चौकन्ने रहते हो हर समय, ऐसे खड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। वह सामान्य कुत्तों से भिन्न थी। तो बच्चों, आपने जाना कि नीलू क्या थी? एक कुत्ता थी। उत्तरायण में जो पगडंडी, पगडंडी यानी कि संकरा मार्ग, दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपये और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले के कपड़ा खोलकर रुपये, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। किसी किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था, पर लूसी को सामान मंगवाने वाले के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भूटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। बच्चों, परिवेश यानी कि वहां का जो वातावरण था। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी थी। एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसे खो गई कि फिर लौट ही न सकी। शीतकाल में घ्राण शक्ति के, बच्चों घ्राण शक्ति यानी कि सूंघने की जो शक्ति होती है, उसके कुंठित हो जाने, कुंठित यानी कि वो क्या हो गई, एक तरीके से खत्म हो गई। सूंघने की शक्ति क्या थी उसकी, उसमें रुकावट आ गई। उसके कारण कुत्ते लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और अनायास यानी कि अचानक ही उनके आहार बन जाते हैं, उनका भोजन बन जाते हैं। लूसी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही न था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी, अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा।
दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता, पर रजाई में भी वह माँ के पेट की उष्णता खोजता। बच्चों, उष्णता खोजता यानी कि माँ के पेट की गर्मी, यानी कि उसको माँ की याद तब आती जब वो क्या करता, रजाई पर सोता और न पाने पर रोता चिल्लाता रहता। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहां वह माँ के सामीप्य सुख के भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था, वह एक विशेष प्रकार का धूप छाई हो गया था। धूप पड़ने पर एक की झलक मिलती थी, छाह में दूसरे की और दिए के उजाले में तीसरे की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा पर सुडौल। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों के पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त, पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भूटिये के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरल सुनहला हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। बच्चों, पारदर्शी यानी कि जिसके आर पार दिखाई दे। मधु यानी कि शहद। जब सर्दियों में शहद जम जाता है तो जैसा वो दिखाई देता था, वैसे ही क्या दिखती थी, उसकी आंखें भी धूप में दिखाई पड़ती थी। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता, बच्चों स्तब्धता यानी कि शांति, तो शांति को कंपित कर देता था। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अलभ्य दर्प से युक्त। बच्चों, अलभ्य दर्प यानी कि अलभ्य जो प्राप्त न किया जा सके, ऐसे घमंड। दर्प यानी कि घमंड से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता, अवज्ञा यानी कि आज्ञा को न मानना कहलाता है अवज्ञा, तो वह उसकी ओर देखता तक भी नहीं था। खाना तो दूर की बात थी, यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता तो बिना मनाए वह मेरे सामने ही ना आता था। विगत 12 वर्षों से उसके बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर पोटिका के सामने बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता था। मुझसे मिलने वालों में वह प्रायः सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया हुआ देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वह पुनः अपने निश्चित स्थान पर जा बैठता था। कुत्ते भाषा नहीं जानते, केवल ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत यानी कि विशाल और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से, विद्युत गति यानी कि बिजली के समान जो चाल होती है, उससे 4 दीवारी कूद कर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता। फिर कोई काम नहीं है जाओ कहने से पहले वह मूर्तिवत एक स्थिति में ही खड़ा रहता। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले ढुले खड़ा रहना पड़ता था। हिंसक और क्रोधी भूटिये बाप और आखेट प्रिय यानी कि जिसको शिकार करना पसंद होता है, तो उसकी माँ कैसी थी? आखेट प्रिय। अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी
उसमें हिंसक प्रवृत्ति यानी कि मार धाड़ करने वाली जो प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति यानी कि जो गुण होता है उसका कोई चिन्ह नहीं था। 13 वर्ष के जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा गया। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सब देखने वालों के लिए आश्चर्य की घटना थी। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्रायः गौरैया तिनकों से घोंसला बना लेती थी। मुझे उनके परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसलों को उजाड़ना अच्छा नहीं लगता, अतः कालांतर से उनमें अंडों और पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती थी। कुछ कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही वे पक्षी शावक, बच्चों शावक यानी कि छोटे बच्चे पक्षियों के, उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से यानी कि धीरे से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था न कर लेती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उसे मुंह में दबाए खड़ा रहता या मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर, खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात हो, मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ ही घूमता। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वालों का निरीक्षण करता रहता। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात में कई कई बार वह पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। उनमें से कई जो इस अभियान में अगुआ थे जंगली बिल्ले द्वारा मार दिए गए। अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोशों में सभी को बिल्ले का आहार बन जाना पड़ता। किंतु उनके सौभाग्य से नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर 4 दीवारी के पार देखा होगा और उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया होगा। उसके कूदकर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। यह परोपकार, बच्चों परोपकार यानी कि दूसरों पर उपकार करना, यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत भाव से कड़वी दवा भी पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा। तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करना यानी कि इंतजार करना और कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे न जाने कैसे सब पता चल गया। सब उसकी उदासी देखकर हैरान थे। जब 3 दिन तक उसने कुछ न खाया न पिया, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूमकर देखने के बाद वह मेरे सामने ही फर्श पर बैठ गया। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता।
इसीलिए अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा तथा डॉक्टर, नर्स सभी से परिचित हो गया। नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान लेने की मुझे चिंता हो, ऐसा अब तक कोई नहीं रहा। तो बच्चों, आपने इसमें नीलू नाम के कुत्ते की कहानी सुनी, जिसे महादेवी वर्मा अपने घर में पालती हैं 14 सालों तक। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। और इस कहानी को लिखने वाली थी महादेवी वर्मा। उन्होंने इसे एक रेखा चित्र के रूप में लिखा है। रेखा चित्र यानी कि ऐसी कहानी जिसको पढ़ते समय वे सारे चित्र आपके सामने, आंखों के सामने उतर आए जो शब्दों में कहे गए हों। तो आइए बच्चों, अब हम लेखिका का परिचय भी जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 26 मार्च सन 1907 में हुआ था। यह हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से हैं। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। इनकी साहित्य साधना में एक ओर स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा है, तो वहीं दूसरी ओर समाज में नारी की वास्तविक स्थिति का चित्रण है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। नीरजा, निहार, दीपशिखा, यामा, अतीत के चलचित्रों आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। तो बच्चों, आपने लेखिका का परिचय भी जान लिया। आशा करती हूँ कि आपने अच्छे से समझा भी होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास बार बार कीजिए।